देखिए, पीछे वाले क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि मुद्रा कई प्रकार के कार्य करता है। उन कई प्रकार के कार्यों में हम लोगों ने 4 कार्यों का वर्णन किया था कि मुख्य रूप से मुद्रा के 4 कार्य: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, विलंबित भुगतान का मान और मूल्य का संचय। ये 4 कार्यों का अध्ययन किया था। और इसके बाद जब क्लास बंद किया तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अब इन्हीं कार्यों का संक्षेप में विवरण पढ़ेंगे। तो मुद्रा के कार्य को पढ़ना है और इसमें पहला कार्य क्या बताया गया है? विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। ठीक है ना? विनिमय का माध्यम ऐसे तो बताया भी था मैंने। विनिमय का माध्यम का मतलब इसी के सहारे विनिमय किया जाता है। जैसे हमें कोई भी वस्तु खरीदनी है तो अब उसके लिए हमें दोहरे संजोग ढूंढने की जरूरत नहीं है कि जो चीज़ें हमको खरीदनी है, हमको जो चीज़ें देनी है वो दूसरे के पास हो, कि वो चीज़ें देनी हो और खरीदनी हो। हमें कुछ भी नहीं सोचना है। कोई भी वस्तु चाहिए, तुरंत मुद्रा उठाया, ले जाकर के दुकानदार को मुद्रा दिया और बदले में वो वस्तु ले ली। तो ये वस्तु जो लेन देन करना है, इसके बीच सारे वस्तुओं के लेन देन के बीच का माध्यम कौन बन रहा है? मुद्रा बन रहा है। हमको जो वस्तु लेना चाहिए, हमको जो वस्तु चाहिए, उसके लिए हमने मुद्रा भुगतान करके उस वस्तु को ले लिया। दुकानदार को जिन वस्तु चाहिए वो मुद्रा भुगतान करके वो वस्तु ले सकता है। यानी कोई अब किसी वस्तु को देने लेने के लिए वैसे व्यक्ति को नहीं ढूंढेगा कि आवश्यकता का मेल खाए। अब उसे किसी की मेल खाने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु लेने देने के बीच में कहा गया मुद्रा। हमें कोई भी वस्तु चाहिए, मुद्रा से ले लेंगे। हमें कोई भी वस्तु दे करके मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करता है। हमें कुछ खरीदना हो तो भी मुद्रा मध्यस्थ का काम किया, और हमें कुछ बेचना हो उसके लिए भी मुद्रा ही काम करता है, माध्यम का। जैसे मान लीजिए दुकानदार को क्या करता है, उसको वस्तुएं बेचनी है, तो उस वस्तुओं के बदले वो जो चाहता है उस वस्तु के चक्कर में नहीं है कि हमको क्या चाहिए, वो अपनी सारी वस्तुएं बेच करके उसके बदले में मुद्रा प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि इस मुद्रा से वो जो चाहेगा वह खरीद सकता है। जो वस्तु खरीदना चाहेगा खरीद सकता है, जो सेवा खरीदना चाहेगा वो खरीद सकता है। इसीलिए आज क्रय विक्रय का सबसे बड़ा माध्यम क्या बन गया है? मुद्रा बन गया है। मुद्रा के आविष्कार के कारण अब आवश्यकताओं के दोहरे संजोग का अभाव जो था उसकी कठिनाई नहीं उत्पन्न होती। अब दोहरा संजोग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है। हमें कभी ऐसे लोगों को नहीं ढूंढना पड़ता है कि हमारा जो देना है वो लेने वाला मिल जाए। ढूंढना पड़ता है नहीं, डायरेक्टली हम मुद्रा के बदले में दे सकते हैं। अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं खरीदी जाती है। इस तरह मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत आसान बना दिया ना। जो क्रय विक्रय, जो विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली के समय बड़ा कष्टदायक, बड़ा कठिन था, आज वो मुद्रा के केवल आ जाने से बहुत आसान हो। चूंकि मुद्रा विधि ग्राह्य भी होती है, मतलब ना समझ में आया? विधि ग्राह्य का मतलब लीगल टेंडर, बुझाइल ना बुझाइल? कानूनन तौर पर उसको मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार की उसे मान्यता प्राप्त है। जिस काउंट्री में चल रहा है उस सरकार की मान्यता उसे प्राप्त है, अर्थात तो कोई उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। आप जो पैसा से वस्तु खरीदना चाहते हैं,
अगर कोई लेने से इनकार कर रहा है तो भारतीय संविधान और भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, और इसलिए उस पर हाँ, कभी कभी एक मैटर आप देखे होंगे, 1 रुपए के एक छोटा सिक्का जो है कहीं कहीं लोग नहीं लेता है, यह कानूनन अपराध है, हर जगह चलता है। अगर कोई लेने से इनकार कर रहा है वो कानूनन अपराध है, उस पर FIR हो सकता है, उस पर LP डाला जा सकता है। हाँ, भारत सरकार ने उसको मान्यता दिया है और आप कह रहे हैं कि नहीं, यानी भारत सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? कानून अपराध है। तो इसी को विधिग्रह माने कानूनी तौर पर इसको मान्यता दिया गया है, भारत सरकार ने इसको मान्यता दिया है। अगर इसको क्या मान्यता दिया? भारत सरकार, रिजर्व बैंक ने मान्यता दिया है। अब कोई नहीं लेगा तो वो क्या लेगा? भारतीय रिजर्व बैंक ले लेगी। फटा हुआ पैसा भी हम बैंकों में ले जाकर के बदल लेते हैं। इस कारण इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो नहीं सकती है। विधिग्राह्य है, कानूनी तौर पर इसको मान्यता प्राप्त है, इसलिए लेने में इसको कोई कठिनाई नहीं है। अर्थात आप भी लेने में संकोच न करें, और आप ये भी ध्यान रखें कि आप भी अगर कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता। मुद्रा के द्वारा किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है, और इसके लिए अब हमें संजोग खोजना ही नहीं है, किसी भी समय हम लोग लेन देन कर सकते हैं। तो पहला तो ये विनिमय का सबसे आसान काम कर दिया, माध्यम का कार्य बन गया। दूसरा कार्य है मूल्य का माप। मूल्य का माप। मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। पहले जो कठिनाई थी, मैंने पहले भी बताया था कि तय करना बड़ा दिक्कत हो जाता है, कि जैसे मान लीजिए कि एक गाय खरीदनी है और बदले में उसके लिए हमें घड़ा देना है, तो एक गाय के कितना घड़ा तय किया जाए। कभी कोई एक गाय के लिए 4 घड़ा भी दे देता है, कभी कोई एक गाय के लिए 6 घड़ा भी दे देता है। कोई निश्चित मूल्य नहीं हो पाया करता था। लेकिन मुद्रा के आ जाने से क्या हो गया? अब मुद्रा का मान स्थिर रहता है, मुद्रा की वैल्यू स्थिर रहता है, उसका फिक्स है। जैसे अभी मुद्रा के रूप में हम लोगों के पास रुपए चल रहा है, तो प्रत्येक नोट की वैल्यू फिक्स है। ये 10 रुपये का नोट है तो उसका 10 रुपये नोट है, 50 रुपये के नोट है तो उसकी वैल्यू 50 रुपया है, 100 रुपये के नोट है उसका मतलब वैल्यू 100 रुपया है। इस प्रकार से उसका मूल्य फिक्स हो जाने के कारण प्रत्येक वस्तुओं का मूल्यांकन भी आसान हो गया। अब इसका फिक्स हो गया कि यह हमें 20 रुपया में मिलेगा। अब यह 20 रुपया में मिलेगा तो प्रत्येक लोगों को 20 रुपया मिलेगा। अब इसका मूल्य फिक्स हो गया है। इसके लिए नहीं है कि कोई 20 रुपया में खरीदा, कोई 50 रुपया में खरीदा, कोई 100 रुपया में खरीदा, ऐसा नहीं हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह भी थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था, बता लेते हैं। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर किया है। किस वस्तु का कितना मूल्य होगा, मुद्रा यह पता लगाना सरल हो गया। मुद्रा के द्वारा यह पता लगाना सरल हो गया। कौनो वस्तु का मूल्य कितना होगा, मुद्रा ने उसके मूल्य को सरल बना दिया है। बुक लेना है, उस पर प्रिंटेड रहता है ना, इतना मूल्य है इसका, तो हर वस्तु का मूल्य एकदम फिक्स कर दिया है। और ये फिक्सेशन कब हुआ? जब मुद्रा मार्केट में आया तब। चूंकि प्रत्येक वस्तु को मापने के लिए एक मापदंड होता है, वस्तुओं का मूल्य मापने का मापदंड मुद्रा ही बन गया है। हर वस्तु की मापने का एक मापक होता है ना, जैसे हम लोग लंबाई कोई वस्तु का नापते हैं तो सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं, जैसी लंबाई है तो उसके अनुसार। उसी तरह कोई वस्तु लेना है तो केजी में, ग्राम में मापते हैं ना। तो हर वस्तु के मापने का जो है कि अपना अपना एक मापक होता है। उसी तरह वस्तुओं के मूल्य मापने का मापक मुद्रा है।
वस्तुओं के मूल्य मापने का मापक क्या है? मुद्रा। मुद्रा के इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण विनिमय करने में और सुविधा हो गई है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के विनिमय का कार्य उचित रूप से संपादित नहीं हो सकता। कह रहा है कि और अब मुद्रा के आ जाने से, वस्तुओं का मूल्यांकन हो जाने से अब विनिमय करना बड़ा आसान है, क्योंकि वस्तुओं का मूल्य निर्धारित न होने पर उसको खरीदना और बेचना बड़ा कठिन हो जाता है। अब देखो, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वस्तुओं का प्रिंट देख करके समझ जाते हैं कि चलो ये इतना का मूल्य का, और ले लेते हैं, है ना। जिसका मूल्य निर्धारित नहीं हो पाया है, जैसे गाय, भैंस, बकरी है। अभी मेला में आप जाइए और आपको गाय या भैंस खरीदना, हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इसका मूल्य क्या है। लगा पाएंगे? हम लोगों का समझ में आएगा कि इसका मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों के लिए खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो वस्तुओं का मूल्य निर्धारित हो जाने पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करना अर्थात विनिमय करना बड़ा आसान हो जाता है। मूल्यांकन के बिना वस्तुओं का खरीद बिक्री करना बड़ा कठिन होता है। तो ये दूसरा कार्य मुद्रा करता है। अब तीसरा कार्य है विलंब भुगतान का मान। भुगतान का मान। अब तीसरा कार्य मुद्रा का क्या है? विलंब भुगतान का मान। आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होता है और उसका भुगतान बाद में किया जाता है। अरे विलंब मन नहीं समझ में आ रहा है? देर से। तो यही कह रहा है कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे कार्य हम लोग उधार भी करते हैं। नहीं, कोई वस्तु खरीदने गए, पैसा नहीं है तो उधार ले लेते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, उधार हो गया और उसका अब पैसा बाद में भुगतान करना होता है। दूसरे शब्द में भुगतान विलंब या स्थगित होता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है। इसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में काफी सुविधा हो गई। जो उधार है या जो कर्ज लिया जा रहा है, ऋण लिया जा रहा है, इसके विलंब भुगतान में मुद्रा बहुत आसान काम कर दिया है। न तो देखे थे कितना बड़ा नुकसानदायक था ना। जैसे एक गाय खरीद लिया 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष के बाद हमारा भी वो गैया के साथ एक आध गो बछड़ो हो गया है। उतने दिन उसका दूध दही भी खाया, अब वो गैया लौटा दिया। इस बिजनेस में लेने वाला कितना ज्यादा फायदे में हो गया और देने वाला कितना बड़ा नुकसान सह गया। लेकिन मुद्रा जो है इस समस्या का समाधान कर दिया। मान लीजिए राम ने श्याम से 1 साल के लिए 100 रुपया उधार लिया। अवधि समाप्त हो जाने पर राम श्याम को 100 रुपये मुद्रा के रूप में वापस कर देता है। इस तरह मुद्रा के रूप में ऋण के भुगतान तथा विलंबित भुगतान की सुविधा हो चुकी है ना। चूंकि साख अथवा उधार आधुनिक व्यवसाय की ऋण है। ऋण जिसको कहते हैं ना, उसी को साख कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे फिर बताएंगे हम, ठीक ना। ऋण उधार उसको साख कहा जाता है। तो ऋण या साख जो है आज वर्तमान समय के व्यवसाय का रीढ़ बना हुआ है। इस क्लास को चालू करने से पहले, मुझको पूरा ध्यान में याद नहीं है कि इसी चैप्टर में चालू करने से पहले या एक दिन मैथ के बारे में जब बता रहा था मैं कि किस तरह से शेयर लाभांश को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, उस समय आप लोगों को मैंने बताया होगा कि आप लोग जो मन में मंसूबा बनाए रखते हो, जो इतना बड़ा बड़ा कंपनी बनाता बड़ा पैसा होगा ना। कंपनी चालू करने के लिए बड़े पैसे की जरूरत है। और उस समय मैंने बताया था कि कंपनी चालू करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो ये बड़ा बिजनेस कंपनियां ये उधार, साख, ऋण के बदले इसी बलबूते पर चालू होती है।
तो आज जितने भी व्यवसाय हैं वर्तमान समय में, सब क्या है, इस सब का ऋण है, उधार या साख है। आपको बिजनेस करना है, जैसे मान लीजिए आप एक किराना दुकान चालू करना चाहते हैं, आप अपने किराना दुकान में 10 लाख रुपए की संपत्ति डालना चाहते हैं, अगर आपके पास 4-5 लाख रुपया है तो आपका दुकान चालू हो जाएगा। आप दुकानदार को 5 लाख रुपया देंगे, आपको बदले में वो 10 लाख का पूंजी दे देगा, सामान 10 लाख का दे देगा, बाकी 5 लाख आप बेच करके उसको वापस कर। ऐसे बिजनेस होता है। तो आज के व्यवसाय के सबसे बड़ा आधार क्या है, किस पर टिका हुआ है? उधार पर, ऋण पर, साख पर। तो ये इसका ऋण हुआ कि नहीं? एकदम जीता जागता उदाहरण देता हूं, दुकान वाला नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि उतना इंटरनल रूप से नहीं समझते हो, जेकरा घरे दुकान उकान होगा वो भले समझता हो। हमारे गांवों में जब हमारी फसलें पककर तैयार होती है तो उसको खरीदने के लिए खरीदार आते हैं। तो आप देखे होंगे कि वो हमारे जो फसलों को खरीद कर ले जाते हैं वो तत्काल भुगतान नहीं करते हैं, तुरंत भुगतान नहीं करते हैं। खरीद के ले गए, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना का टाइम दे के ले जाते हैं। आपका वो वस्तु ले लिया, आपको पैसा कब देगा? 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद या 3 महीना के बाद, चूंकि इनका अलग अलग रेट रहता है। तुरंत नगद कहते हैं, उसमें 10 से 15 दिन का लेट होता है। जो नगद लिया उसमें कोई नहीं, जो वर्तमान रेट चलता है उस रेट पर दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो 1 महीने बाद आपको पैसा देगा तो 2 रुपया ज़्यादा करके लेगा केजी पर, या जो भी हो क्विंटल। अगर वो 3 महीना के बाद देगा तो 10 रुपया और महंगा लेगा। तो यहाँ उसने पूरा का पूरा व्यवसाय कई लाख का वस्तु खरीद के ले जा रहा है, 100 रुपये पूंजी लगा के, 0 पैसा ना। उसकी पूंजी कहाँ में लगा? बोड़ा खरीदने में, गाड़ी वाला को ले जाने ले आने में जो खर्चा लगेगा वो हो सकता है मजदूरों को नगद देगा, या मजदूरों को 2-4 दिन पर रखा जाता है, वही में से होता रहता है। तो उसको ज़्यादा पूंजी नहीं लगा। अर्थात तो बताओ, जो 10 लाख 20 लाख का बिजनेस कर रहा है और उसमें 2-4-5 हज़ार रुपया खर्चा कर रहा है, तो अगर खर्चा कहेंगे वो नॉर्मली बात है, तो उसको नगण्य मान के चला जाए। इसमें पूंजी लगाने की जरूरत पड़ी। तो आज बिजनेस व्यापार ऐसे होता है, यानी बिजनेस व्यापार का मुख्य आधार क्या है? उधार, ऋण या साख। और मुद्रा ने उधार लेने तथा लेने के कार्य को काफी सरल बना दिया है। मुद्रा उधार लेने और देने के कार्य को बड़ा आसान बना दिया है। नहीं तो पहले कोई लेता 10 किलोग्राम हमने धान ले लिया, उदाहरण के लिए, उसको अपने खेत में बिजड़ा लगाया, साल भर के लिए उधार ले लिया, बिजड़ा लगाया, फिर प्रत्यारोपण करके उससे फसल तैयार किया, फसल काट के उसको 10 किलोग्राम दे दिया। हमको फायदा हो गया, उसको फायदा हुआ, उसको और नुकसान हो गया, साल भर बाद उसको अपना मिला। लेकिन इसको मुद्रा ने क्या कर दिया? आसान बना दिया। अब नहीं बुझाएगा कि हमारा जा रहा है। मुद्रा सारी वैल्यू, सबसे सटीक उदाहरण जो गाय वाला दिया था। इस तरह की सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। चौथा काम है मूल्य का संचयन। मूल्य का संचयन, मूल्य का संचयन। कठिनाई के समय मैंने ये सब बता दिया था। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाई थी, ये सब के सब वही घड़ी समझा देना थे। बस उस कठिनाइयों को मुद्रा ने क्या किया है? दूर कर दिया। मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखना चाहता है कि ना? अगर जितना पेट को जरूरत है और उतना से आदमी संतुष्ट रहता तो आज इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होती।
और लोग इतना कुछ नहीं करते। सब कोई आराम से दिन भर आराम करता, कभी 10 मिनट 1 घंटा के लिए निकला, काम किया, काम हो गया ना, हो जाता कि ना हो जाता। लेकिन आदमी क्या कोशिश में रहता है कि भविष्य में ऐसे समय के लिए हमारे पास सिक्योरिटी रहे, सुरक्षा रहे कि जब ज़रूरत पड़े तो हमारी मदद हो सके। जैसे मान लो दुर्भिक्ष का समय आ जाए, अकाल सुखाड़ पड़ जाए, तो उससे बचने के लिए आदमी बैकअप में हमेशा रहता है ना। तो मनुष्य आज इतना मेहनत या इतना परिश्रम संघर्ष जो कर रहा है, इन सब के पीछे यही कारण है। जो जितना जरूरत है उतना से वो संतुष्ट नहीं है, वो भविष्य के लिए भी कुछ संचयन करके रखना चाहता है। तो मनुष्य अपने भविष्य के लिए संचित करके रखना। जैसे हम लोग देखते हैं कि फसल होता है खेतों से, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल भर में हमको जितना जरूरत है उतना चावल घर में रखा जाता है ना, ओकरा से कुछ बढ़ाइए के रखा जाता है। तो ये साल भर के बारे में सोच लिया गया है ना, एक भविष्य की बात हो गया कि ना। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण है। इस कारण से यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचा के रखा जाए। मुद्रा में यह गुण और विशेषता है कि इसे संचित या जमा करके रखा जा सकता है। अब बचा के रखने के लिए चावल तो टिकाऊ है, दाल टिकाऊ है, गेहूं टिकाऊ है, तो हम लोग रख लेते हैं। अब उसी गेहूं से जो आटा बन जा रहा है जिसको हम लोग खाते हैं वो टिकाऊ है, उसको हम लोग 2-4-6 महीना के लिए रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। उसी तरह सब्जियां 2 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, तो ये भविष्य के लिए नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब खेतों से सब्जियां बहुत ज्यादा हो गया तो उसको साल भर के लिए नहीं रख देते हैं। जैसे चावल हो गया तो उसको साल भर के लिए रख दिया गया ना, लेकिन सब्जियां हुई तो उनको साल भर के लिए नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, बेच देते हैं और बदले में मुद्रा रख देते हैं। अब वही मुद्रा से बारी बारी से खरीद करके हम खाएंगे। तो मुद्रा में अधिक समय तक, लंबे समय तक संचित कर के रखने का गुण है, इसीलिए इसने इस समस्या का समाधान कर दिया। जो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत थी कि कोनो वस्तु के भविष्य खातिर बचा के रखे, कोई वस्तु को भविष्य में बचा के रखने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन 4 दिन रखा जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं रखा जा सकता है। तो इन सभी कारणों से वस्तु विनिमय प्रणाली में ये कठिनाई होती थी कि वस्तु को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे। लेकिन मुद्रा में ये गुण है, सारी वस्तु को बेचकर उसके बदले में मुद्रा, और मुद्रा को कितने दिन भी सुरक्षित रखा जा सकता है। मुद्रा को हम बहुत दिनों तक संचित करके रख सकते हैं। लंबी अवधि तक संचित करके रखने पर भी मुद्रा खराब नहीं होता है। 5वां, इसमें क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। 5वां क्या है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। कठिनाई बतैले थे, क्रय शक्ति के हस्तांतरण की कठिनाई बताया था ना। मुद्रा का एक आवश्यक कार्य क्या है, तो वह है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। आर्थिक विकास के साथ ही साथ विनिमय के क्षेत्र में विस्तार होता चला गया। वस्तुओं का क्रय विक्रय अब दूर दूर तक होने लगा है। इस कारण क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित करने की जरूरत महसूस हुई। चूंकि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण विद्यमान है, अतः कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। क्या बुझाए? जैसे 11 के बताए थे हम कि अब मान लीजिए कि हमको अपने गांव पर अपनी संपत्ति यानी जमीन जायदाद जो है इसको ट्रांसफर करना है, क्योंकि अब हमको रहना किसी दूसरे जगह पर है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हम गांव पर रहते हैं और कहीं अस्थाई जॉब किसी बड़े बढ़िया शहर में होगी, हम चाहते हैं कि हम वहीं शिफ्ट हो जाएं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी सुविधा होगी। आज चूँकि हर कोई शहरों में बसना पसंद करता है क्योंकि भौतिक सुविधाएं शहरों में मिलती है। तो ऐसे में हम अपनी ये सारी संपत्ति वहाँ ट्रांसफर करना चाहेंगे ना।
अब सारी संपत्ति वहां ट्रांसफर करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए गाय भैंस है, तो थोड़ी कठिनाई सह करके तो लिया जा सकता है कि ना? नहीं, ट्रेन से थोड़े जाएगी, वो ट्रक से जाएगी। अब मान लीजिए घर है, उसको तो नहीं ना शिफ्ट किया जा सकता है, तो खेत है उसको तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में ये कठिनाई होता था। लेकिन अब मान लो चावले है, साल भर के लिए चावल इधर रख लें, अब इस सब लाद के ले जाएंगे, तो लोग, ये दिक्कतें थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, मूल्य के क्रय शक्ति का हस्तांतरण की। अब क्या है, इन सबको यहाँ बेचकर उसके बदले में मुद्रा ले लिया जाएगा, और इस मुद्रा को लेकर के हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे, और उस मुद्रा के माध्यम से फिर आवश्यकता की वस्तु वहां खरीद लिया जाएगा। तो मुद्रा के आने से ये जो पांचवी कठिनाई थी, इसको दूर किया, अर्थात मुद्रा का एक काम यह है कि यह क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेच करके और दूसरे जगह पर नई संपत्ति खरीद सकता है। इसके अलावा मुद्रा के ही रूप में धन का लेन देन भी होता है। अतः मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी हस्तांतरण किया जाता है। लेन देन नहीं होता है मुद्रा का, तो क्रय शक्ति का हस्तांतरण। अब मेरे पास 100 रुपया है, तो मेरे पास क्रय शक्ति है 100 रुपया का, नहीं समझ में आया? 100 रुपया है का मतलब मेरी क्रय शक्ति क्या है? 100 रुपया, यानी हम 100 रुपया का कौन वस्तु खरीद सकते हैं, एक तरह की क्रय शक्ति कहा जाता है। अब ये 100 रुपया आपको देगी, वो क्रय शक्ति आपके पास चली गई ना। अब आप 100 रुपया का कुछ खरीद सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी को देते हैं तो अब वो क्रय शक्ति हस्तांतरित होकर के उस व्यक्ति के पास चला गया, क्योंकि अब वो 100 रुपया का कुछ खरीद सकता है। तो इस तरह से मुद्रा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भी क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो जाता है। तो ये मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद एक अंतिम कार्य मुद्रा का है, ये साख का आधार। साख का वर्तमान समय में मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि प्रचलन में नहीं रह सकते। ना बुझाया? चेक बुझाता है ना, इतना काफी है तुम लोग के लिए। ऋण पत्र के तरह ही हुंडी होता है। ये एक तरह का समझो कि रुपये के रूप है, मुद्रा का ही रूप है, कागजी मुद्रा समझो कि है। जैसे चेक कागजी मुद्रा हुआ ना, उसी तरह का यह है। बैंक से ही। उदाहरण के लिए जमाकर्ता चेक का प्रयोग तभी कर सकता है जब बैंक में उसके खाता में पर्याप्त मुद्रा हो। चेक का आप तभी प्रयोग कर सकते हैं। व्यापारी बैंक भी साख का सृजन नगद कोष के आधार पर ही कर सकती है। यदि नगद मुद्रा का कोष अधिक है तो अधिक साख का निर्माण हो सकता है। नगद मुद्रा के कोष में कमी होने के साथ साख की मात्रा में भी कमी हो जाती है। इस तरह मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। जितना आपके पास मुद्रा है उतना का ही आप साख प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार साख का आधार भी मुद्रा ही होता है। तो मुद्रा के इस प्रकार से 6 कार्य हम लोगों ने अभी समझा। बात समझ में आ गई? मुद्रा के काम समझ में आ गया ना? और वस्तु विनिमय प्रणाली खूब बढ़िया से समझ गए थे, उसकी कठिनाई वगैरह समझ गए थे। मुद्रा में चालू किए थे, और मुद्रा में सबसे पहले हम लोगों ने यही देखा था। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में सबसे पहले मुद्रा के कार्य को ही हमने समझा। अब सवाल आता है कि जिसके बारे में इतना चर्चा हो रहा है क्या ना? आखिर मुद्रा क्या है? तो आज अगला टॉपिक रहता है मुद्रा।
यानी अब ये समझने का प्रयास करें कि मुद्रा क्या है। एक तरह का कहा जाए कि सबके दिमाग में ये बात समझ में आ गई है कि मुद्रा क्या है, लेकिन जब इसको एक्सप्लेनेशन करना हो तो शायद किसी किसी को दिक्कत हो जाएगी। एक परिभाषा लिखने के लिए कह दिया जाए तो सोच में पड़ जाओ क्या कहा जाए, लेकिन बार बार हम समझाते हैं अब किताबों की ओर मत भागो। जो चीजें तुम्हारे दिमाग में है उसको तुम जैसे लिख सकते हो वैसे लिख दो, और सबसे सटीक और सही उत्तर यही है। हम कैसे समझे हैं उसको उस तरह से एक्सप्लेनेशन कर दें जैसे हमको समझ में आया है। कई बार उदाहरण देके बतैले हैं। इस सब किताबों की ओर भागने के पीछे किताबें रट करके हम लोग क्यों हर बार यही चीजें दोहराते हैं कि गाय सीधी होती है। ये किताब हमको रटाया है कि ना? नहीं तो प्रैक्टिकली रूप में जिसके दरवाजे पर गाय है वही जानता है। अब मतलब जो गाय देखबो नहीं के लिए वो लिख रहा है गाय सीधी होती है, वो क्यों नहीं लिख देता कि हमने गाय अभी तक देखा ही नहीं। व्यवहारिक तौर पर हम गाय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, गाय के बारे में हम इस तरह की अफवाहें सुने हैं। क्या यह निबंध नहीं है? यह गाय के बारे में नहीं लिखा गया। हमको तो लगता है कि बाकी सबके लेख से बाकी सबके निबंध से यूनिक निबंध हो जाएगा। तो रियलिटी को लिखो, जो तुम जानते हो वो लिखो ना, क्यों किताबों की ओर भागते हो? तो उसी तरह किताब में जो परिभाषिक तौर पर पढ़ाया जा रहा हो उसके पीछे मत भागो। आप जिस तरह से अपने दिमाग में बैठाए हो, जिस आधार पर बैठाए हो, आप उसी आधार पर जाओ। हर कोई गणेश भगवान की नकल करने लगे कि चलो माता पिता के हम परिक्रमा कर लेते हैं, काम हो जाएगा, तो काम चल जाएगा? नहीं, काम चलेगा। कोनो कारण से खिसियाई ले माई बाबू वो परिक्रमा कर रहे हो, दो चार तगड़ा बच गया ना तो बढ़िया आशीर्वाद मिल जाएगा। प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर अपना कार्य करना, कब क्या करना है सिचुएशन के अनुसार। तो इसीलिए मैंने कहा कि किताबों की ओर मत भागो। ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मुद्रा क्या है और कई लोगों ने क्या कहा, तब समझ में आएगा कि जब वो लोग कह दिया तो हमारा कहे में क्या लागल है। का वो लोग के सिंह था, हम लोग के नहीं है। उनकी बातों को वहीं क्यों दोहराया जाए। अब कोई कह दिया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कौन परिभाषा होगी? बात ये है ना। उसी तरह हमारे दिमाग में क्या बैठल है, हमने मुद्रा को कैसे समझा है। अगर समझ गए हैं और मुद्रा के बारे में बुझा जा रहा है कि ये मुद्रा है, तो आपके दिमाग में जैसे बैठल है आप ओकरा के जैसे एक्सप्लेन कर सकते हो वैसे कॉपी पर लिख, जिस भाषा में आप लिख सकते हो। 100% फिक्स है कि आप जब भी लिखोगे हिंदी में लिखोगे। भोजपुरी में तो आपसे लिखेबो नहीं करेगा, इंग्लिशवा में तो थोड़ा बहुत मिला जुला के लिखियो लोगे, भोजपुरी सब गलती कर दोगे। बोल सकते हो भोजपुरी, लिखने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आप सरल भाषा का चयन करोगे, हिंदी का चयन करोगे, तो हिंदी में लिखना है। हो सकता है कि कुछ शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, और एक होता है कि शब्दों की कसावट, वाक्य किस तरह से सुंदर सजीले ढंग से लिखे जाए, उसमें अंतर आएगा। यही ना होगा। तो वहां आपके रचना बोध को नहीं देखा जा रहा है, वहां आपके नॉलेज को देखा जा रहा है कि आप एक बारे में क्या जानते हैं। हाँ, ये चीजें रचना बोध, सुलेख, शब्द के अलंकरण, ये सब चीजें आपके हिंदी व्याकरण में। यही कारण है कि हिंदी में नंबर इधर उधर होते रहता है। उसमें आपकी हर शैली को देखा जाएगा,
आप कौन शब्द की कैसे सोचते हैं, उस शब्द की कितना जानकारी है आपको, कितना उस शब्द का पर्यायवाची जानते हैं, अवकरा में से चुन के लिखते हैं। हिंदी में थोड़ा सा ये प्रभाव डालता है, और अभी ये ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं डालेगा। ये डालेगा जब आप कोई बड़े बड़े एग्जामों का मेंस कॉपी लिखने जाइएगा, तब जैसे यूपीएससी बीपीएससी का मेंस लिखने जाइएगा, उस समय आपकी ये सब चीज़ें देखी। उस समय केवल आपका नॉलेज नहीं देखा जाएगा कि आप एकरा बारे में कितना जानते हैं, आप वो बतिया के जानने के साथ साथ ओकरा के लिखना कैसे जानते हैं ये देखा जाएगा मेंस लिखते समय। तो अभी आप लोग इसको सीखो, अभी आपके दिमाग में जो है उसको एक्सप्लेन करना सीखो। एक्सप्लेन करना सीख जाओगे, शब्द के बारे में जान जाओगे और पर्यायवाची आप जान जाओगे, तो खुद ही आप उस तरह का इस्तेमाल करना जान जाओगे। अभी जो प्राथमिकता है, अभी बोर्ड का एग्जाम प्राथमिकता है, अभी इसके अनुसार चलो, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया बात, किताबों की ओर न भागो। परिभाषा कोई भी देना हो किसी भी सब्जेक्ट में, ये मत ढूंढो किताब में का पढ़ लेते, सर जी का लिख वही लेते। आप ये देखो कि ये चीज़वा का हम कैसे समझते हैं, बस वैसे लिख दो। आइए सर, मुद्रा के बारे में तो हो गया, हमको पता है कि अब आप लोग इसका एक्सप्लेन आप अपने मन से कर सकते हो। आपको अगर कॉपी पर लिखना हो तो आप सब लोग लिख सकते हो मुद्रा क्या है, लेकिन फिर भी एक किताब के तौर पर जानने का प्रयास करते हैं। व्यवहारिक जीवन के हर एक क्षण में मुद्रा का उपयोग करना पड़ता है। आज हमारे जीवन के व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो हर काम में मुद्रा के प्रयोग ना। यहाँ पढ़ने आए तो मुद्रा का प्रयोग है, रास्ते में आने के लिए अगर गाड़ी का प्रयोग कर लिया तो उसमें मुद्रा का जरूरत पड़ गया, पेन खत्म है तो उसके लिए मुद्रा की जरूरत है, कॉपी खरीदना है तो मुद्रा की जरूरत है। तो हमारे जीवन के हर एक कदम पर मुद्रा का उपयोग है। मुद्रा कहने से सामान्य सभी व्यक्ति समझने लगते हैं, और आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, तो आप लोग तो आओ बढ़िया से समझ गए हैं। मुद्रा हमरा कहते हैं, हमारा मुंह से मुद्रा निकला, आप लोगों के दिमाग में बैठ गया, अरे मुद्रा माने ये ना। धातु अथवा कागज का बना हुआ वह वस्तु जो हमारे दिनचर्या में आय उपलब्ध कराता है, या वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराता है, वही तो मुद्रा है। अभी अभी हम लोग पढ़ लेते कि आदान प्रदान अर्थात विनिमय का माध्यम है मुद्रा। तो धातु या कागज की बनी हुई वह वस्तु जो विनिमय का माध्यम बन जाए, क्या है? मुद्रा। ठीक ना। मुद्रा के अर्थ को समझने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन को उन कार्यों को देखना होगा जिनका संपादन हम देश अथवा विदेश में वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम के रूप में करते हैं। पहले उसको समझ लेते हैं। मुद्रा के विकास को देखने के क्रम में हमने देखा कि सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में वस्तु जैसे बकरी, गाय, गेहूं, चमड़ा आदि का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होता था ना। बाद में चमड़ा, पत्थर, कौड़ी, सोना एवं चांदी तथा कागज के बने मुद्रा का उपयोग होने लगा था। थोड़ा सा विकास हुआ तो नहीं देख ले, बच्चा उच्चा छोटा रहता है, ओकरा डांडा में पहनाया जाता है, सीप की तरह होता है। आजकल तो अधिकतर भुगतान पत्र मुद्रा तथा चेक के द्वारा हो रहा है, और एकदम तत्कालिक वर्तमान समय की बात करें तो आज हम जानते हैं कि भुगतान कैशलेस होता जा रहा है ना। अब डिजिटल भुगतान की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। हमारा समय, वर्तमान समय में हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, और चूंकि पत्र मुद्रा और चेक बहुत लोकप्रिय था, लेकिन अभी वर्तमान समय में डिजिटल भुगतान सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। अब एक छोटी सी वस्तु से लेकर के बड़े से बड़े वस्तुओं तक हम लोग आसानी से डिजिटल पेमेंट के माध्यम से खरीद सकते हैं। आज आप बड़े बड़े
कंपनियों में या ऐसे मॉलों में, दुकानों पर या हॉस्पिटलों में जाओगे जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वहाँ आप देखिएगा बोर्ड लगा रहता है और वहाँ एक बंधन बनाया रहता है कि आप इससे ज़्यादा रुपया नगद नहीं ला सकते। जैसे अभी हम पटना के एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ मैंने देखा कि प्रत्येक काउंटर पर लिखा गया है, प्रत्येक जगह ये बोर्ड चिपकाया गया है कि आप अपने पूरे इलाज के दौरान 1 लाख रुपए से अधिक कैश भुगतान नहीं कर सकते। यानी पूरा इलाज के दौरान आप एक बार बीमारी के लिए इलाज कराने गए, अब आपकी बीमारी में कितना पैसा लग जाए, आप अधिकतम से अधिकतम कितना रुपया दे सकते हैं? 1 लाख रुपया दे सकते हैं। हम उस हॉस्पिटल में गए तो देखें कि मैं मान करके चलो कोई साधारण पेशेंट गया है तो कम से कम ओकरा अपने इलाज के दौरान 5 लाख रुपया देना है। हाँ, सबसे कम, वो से कम वाला हमें मरीज नहीं। जो सबसे कम पैसा देने के लिए गया है वो 5 लाख रुपया देगा। मैंने एक बार में नहीं, पूरे इलाज के दौरान की बात मैं कर रहा हूँ। अब आप सोचो, आप पूरे इलाज में उसकी बाध्यता है कि वो 1 लाख रुपया कैश दे सकता है। तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा नहीं दे रहा है। आज हर जगह डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और चूंकि ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा सेफ भी है, सुरक्षित भी है, पैसा खोने, चोरी होने आदि से सुरक्षित हैं। पहले होता था कि बैंक से पैसा निकासी किया और उसको लेके घर तक आने में लोग बहुत डरते थे। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पैसा बहुत डरते थे। अब कुछ नहीं डरना है, क्योंकि आपको एको पैसा लेके जाना आना है ये नहीं। आप सारा काम अब आपका डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हो जा रहा है। तो ये बढ़िया भी चीज है। तो बात समझ में आ गया। एकरा कौन मुद्रा के रूप दिया जाएगा ना? लेकिन सबसे अवेलेबल मुद्रा आज ये हो गया है। साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ धातु के बने सिक्के में समझा जाता है। अगर साधारण बोलचाल के भाषा में देखा जाओ तो खाली मुद्रा माने सिक्का हो, ठीक ना? मुद्रा शब्द का प्रयोग मुहर या चिन्ह के अर्थ में किया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में चल रहे हैं तो जब मुद्रा का शब्द आएगा ना तो मुद्रा का प्रयोग मुहर के रूप में, चिन्ह के रूप में किया जाता है, ठीक ना? जैसे क्या होता था, जब प्रारंभ में अभी सिक्का नहीं बना था, रुपया नहीं बना था, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे सोने का एथी होता था, सिक्का उका रहता था, तो अब उसकी वैल्यू आज की तरह नहीं थी कि 1 रुपया 2 रुपया, वो एगो है तो एगो है, वो एगो 2 गिनाएगा। तब कोई वस्तु का तय होता था। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपना 50 किलो वजन मैंने बोरा में भर दिया, अब उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो ओकर मूल्य तय हो गया कि चलो एकर दाम 3 मुहर है, ठीक? तो ओकर का किया जाएगा, उसका मुंह बांध दिया जाएगा बढ़िया से, मिट्टी के लेप लगा दिए जाएंगे और मिट्टी के लेप लगैला के बाद ओकरा पर मुहरवा पर वो एक तरह का सील का काम किया कि बीच में अब कोई खोलेगा तो पहचान में आ जाएगा ना। मिट्टी का लेप लगा करके अब उसका दाम 3 मुद्रा था, यानी 3 मुहर, तो 3 को दाग निकाल दिया जाएगा, 3 में दाग बना दिया जाएगा, फिर उसको सुखा दिया जाएगा, अब वो भेजा जाएगा। अब रास्ते में कोई उसको खोल करके यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तरह का सील पैक है। रस्सी को तो मिट्टी से लेप करके सुखा दिया गया है। अब मिट्टी हटाइएगा तब न खुलेगा, अब फिर दोबारा मिट्टी नहीं लग पाएगा। लगा भी दिए तो जो मुहरवा के छाप दिया था वो आपके पास नहीं न है, तो जहाँ से आया वो करे भी था, सब का अपना अपना मुहर होता था। तो इस कारण से ये सुरक्षित हो गया। और 3 में छाप है का मतलब उसका दाम हो गया। तो उस समय यही मुहर के नाम से जाना जाता था, छाप के नाम से मुद्रा को जाना जाता था।
खोज नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था। हाँ हाँ, प्रयोग हम बता रहे हैं। यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाया जाता था उसी को मुद्रा कह दिया जाता था। जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या सरकारी मुहर लगता था उसी को मुद्रा कहा जाता था। अर्थशास्त्र में मुद्रा की अनेक परिभाषाएं दी गई है। कुछ परिभाषाएं संकुचित है तो कुछ विस्तृत है तथा कुछ परिभाषाएं अन्य बातों पर आधारित है। जैसे प्रोफेसर हार्टलेविट्स ने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। प्रोफेसर हार्टलेविट्स। हार्टलेविट्स ने क्या कहा? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कितना बढ़िया परिभाषा दे दिए, ज्यादा जोड़ना नहीं है। कोलबर्न का कहना है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। अब देखो, एक अन्य है कोलबर्न। इन्होंने मुद्रा का परिभाषा देते हुए क्या कहा कि मुद्रा वह है, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन। ये कोलबर्न ने मुद्रा के बारे में परिभाषा देते हुए समझाया कि मुद्रा क्या है। वह मुद्रा है जो मूल्य के मापन का कार्य कर दे, जो भुगतान का काम कर दे, वही मुद्रा है। चूंकि मुद्रा के कार्य में ये दो पढ़ ले थे, मूल्य मापन और भुगतान। नैप के अनुसार, अब एक अन्य अर्थशास्त्री हैं नैप, इन्होंने मुद्रा के बारे में क्या कहा? कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वही मुद्रा कहलाती है। कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती। ठीक ना? ये परिभाषा के दिया नैप। इन्होंने कह दिया कि राज्य जौना के, राज्य का मतलब देश, गवर्नमेंट, सरकार, जिसको ये मान्यता दे दे कि यही मुद्रा है वही मुद्रा कहलाती है। जैसे भारत में रुपया को मान्यता दे दिया गया, उसी तरह अरब में दिनार को ये वैल्यू दे दिया गया। तो जहां पर जिसको वैल्यू दिया गया वो वहां का मुद्रा हो गया। तो मुद्रा जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये नैप ने कहा। इसके बाद सेलिगमैन, सेलिगमैन ने मुद्रा के बारे में कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। उन्होंने क्या कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है।
स्वीकृति प्राप्त, ठीक ना। सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। उन्होंने क्या कहा, सामान्य स्वीकृति। अभी नैप ने कहा था कि राज्य द्वारा स्वीकृति प्राप्त होगी, इन्होंने सामान्य स्वीकृति मैंने सब कुछ जेकरा के मान ले वो का हुए, जेकरा के सब कोई मान ल कि मुद्रा तो समझो कि मुद्रा। तो इतना पढ़ने के बाद कुछ हम लोगों को भी बुझा रहा है कि सब कोई कुछ न कुछ कह दिया, अब सबको मिला लिया जाए तो कुछ निष्कर्ष हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। एक परिभाषा, सटीक परिभाषा ये हो जाएगा। हम लोग क्या कहेंगे मुद्रा के बारे में कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम हो, मूल्य के मापन का कार्य करे, ऋण के भुगतान का मापदंड हो तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, यह मुद्रा कहलाती है, ठीक ना। आर्थिक विकास के वर्तमान युग में, अर्थव्यवस्था में तरक्की होने के क्रम में, वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आदान प्रदान की समस्त क्रिया पत्र मुद्रा द्वारा हो रहा है। चेक वगैरह पत्र मुद्रा के द्वारा ये सारा काम आज हो रहा है। तो कह रहा है कि ये सारी क्रियाएं पत्र मुद्रा, चेक आदि साख मुद्रा द्वारा हो रहा है। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम लोग एटीएम सह डेबिट कार्ड कहते हैं तथा क्रेडिट कार्ड कहते हैं। एटीएम सुन ले होगा शब्द ना, जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड कहते हैं। हाँ, ये दो तरह का होता है। डेबिट कार्ड वह होता है जिससे आप केवल पैसा निकाल सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड वो होता है जिससे जमा भी कर सकते हैं, ठीक ना। इसके द्वारा भी आज विनिमय की क्रिया संपादित किया जाने लगा है। अब कंप्यूटर के इस दौर में कोर बैंकिंग के प्रचलन के कारण कुछ ही क्षणों में देश या विदेश के एक दूसरे भाग में मुद्रा का हस्तांतरण किसी भी कठिनाई के बिना डिजिटल सेवा के रूप में किया जा रहा है। हाँ, कोर बैंकिंग जिसको कहा जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल फोन में तरह तरह के एप्लीकेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये कोर बैंकिंग का काम करता है। एकरा में क्या है, कुछ ही समय में हम लोग देश विदेश के कहीं भी मनी ट्रांसफर कर लेते हैं। एटीएम समझ में आ गया। एटीएम तो समझ में करता है। कड़वा को कार्ड कहा जाता है, एटीएम ये करेंगे नहीं कहते। कड़वा को एटीएम नहीं कहा जाता है, वो तो एटीएम कार्ड है। मशीनवा को एटीएम कहा जा गया ना। हाँ, सब कोई कड़वे कह देता है, गलत बात। मशीनवा जो रहता है ना, जोना में कड़वा स्वाइप किया जाता है, वो करा को एटीएम कहा जाता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोला जाता है। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद मुद्रा के विकास के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सब कुछ लगेगा, अभी छुट्टी नहीं हुई है।